Hello students, in today's lecture we will discuss about what is Hamilton's principle and deduction of Hamilton's principle using D'Alembert's principle. तो हमने क्लास में ये दो आर्टिकल्स आपके डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है और D'Alembert's प्रिंसिपल क्या होता है। सिंपली ये किस चीज के लिए थे आपके प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए था और डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए आपने एक एक्सप्रेशन रीड की थी। वो एक्सप्रेशन आपकी क्या कहलाती है? D'Alembert's प्रिंसिपल कहलाती है। और इसको डिराइव करते हुए जो आपने इनफाइनाइटसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लिया था, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आपका एक्चुअल स्पेस में आपके जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो एक्चुअल स्पेस में जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर उनमें चेंज आता है वो उससे डिफरेंट क्वांटिटी होती है। डेल्टा आर जो आपने लिया था और जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने वर्चुअल वर्क डन लिखा था, तो वहां पे जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है दैट वाज इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस खुद ही एक हाइपोथेटिकल स्पेस है, तो इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपका सेम हो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन और D'Alembert's प्रिंसिपल। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल था हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल आपका एक तरह से क्या है, एक डिफरेंट फॉर्मुलेशन है जिसकी हेल्प से हम कुछ इस तरह के मोशंस को एक्सप्लेन करते हैं जिनमें आपके फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हों और जिनको हम न्यूटन्स सेकंड लॉ की हेल्प से इजीली एक्सप्लेन ना कर पाए। ठीक है, तो बहुत सी आपकी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, फिजिकली जो एग्जिस्ट करती हैं, पर्टिकुलरली वो वाली जिनमें फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या फिर उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना हमारे लिए इजी नहीं होता है सिंपली बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हमने आपके डिराइव किए हैं और उन अल्टरनेटिव मेथड्स में से ही आपका एक मेथड कौन सा है, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन करने से पहले आपका जो लैग्रेंजियन फंक्शन है वो कहाँ से आता है, आपका हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल में हम उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उस लैग्रेंजियन फंक्शन का। ठीक है, तो जब हम एक डिफरेंट या फिर अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन देख रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई है। जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे या जो भी चीज हम आज की क्लास में रीड करेंगे या जो ये आपका लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन ऑफ मैकेनिक्स है, इसका बेस आपका वही न्यूटन्स लॉज है। तो न्यूटन के जो लॉ है मोशन से रिलेटेड वही आपके बेस होंगे आपकी इस फॉर्मुलेशन के, और उन्हीं के बेसिस पर ही हम चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में हम कैलकुलेट करेंगे। भाई एक्चुअल में जो भी फोर्सेस हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोशन के लिए, उन फोर्सेस को डिस्कस करने की बजाय हम कुछ दूसरे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे आपके सिस्टम की एनर्जी से रिलेटेड जो होंगे, काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, उनसे रिलेटेड हम बातें करेंगे और उनकी फॉर्म में फिर इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है हमारी वो हम कैसे डिराइव करते हैं, किसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो D'Alembert's प्रिंसिपल का हम उसमें यूज करेंगे, मतलब कि D'Alembert's प्रिंसिपल की जो आपकी इक्वेशन है उसी से हम शुरुआत करेंगे और हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल का डेरिवेशन हम निकालेंगे। उसके लिए हमने करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में हमने दो पॉइंट ऑफ टाइम्स में, मतलब कि दो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस कंसीडर करनी है। हमने कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की बात की थी और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने माना है कि ये हमारा
हमारा सिस्टम पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि वो उस टाइम पे हमारे पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने दो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस कंसीडर कर ली हैं, एक T1 टाइम पे और दूसरी T2 टाइम पे। और T1 से T2 आपका जो भी मोशन है वो आपका टेक प्लेस कर रहा है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, मतलब कि जो सिस्टम है वो एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन तक आपका मूव करके जा रहा है। एंटायर सिस्टम हमारा मूव कर रहा है। तो एक्चुअल मोशन डिस्कस करने की बजाय हम उसी सिचुएशन को किसके अंदर मान के चल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर मानकर चल रहे हैं। और एक इंटीग्रल प्रिंसिपल जिसको कि आप हैमिल्टन प्रिंसिपल भी कहते हो, वो आप कैसे डिफाइन करते हो किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो जो भी आपका सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है वो सिस्टम कैसा है, आपका कंजर्वेटिव सिस्टम है, जिसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। And how we can define Hamilton's principle: actual path followed by a conservative, holonomic and dynamical system over a fixed time interval, जो कि हमने अभी भी लिया T1 और T2, is that over which the line integral of Lagrangian function is stationary। ठीक है, लेग्रेंजियन फंक्शन हमने मान लिया है कि कोई भी एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया, कोई एक पैरामीटर ले लिया, जैसे आपके सिस्टम में फोर्सेस होते हैं, वर्क डन होता है, एनर्जीज होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये कोई हमने एक पैरामीटर कंसीडर कर लिया है लेग्रेंजियन फंक्शन, जो कि उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन से ही निकल के आ रहा है। ठीक है, और किस पाथ के अलोंग आपका जो सिस्टम है वो T1 से T2, या फिर इसको T1 टाइम पे कह देते हैं कि वो P पे है, और T2 टाइम पे कह देते हैं हमारा सिस्टम Q पॉइंट पे है। तो P से Q तक जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ फॉलोड होता है आपके सिस्टम का, उस एक्चुअल पाथ के अलोंग इस लेग्रेंजियन फंक्शन का अगर हम लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें तो वो लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, आपकी स्टेशनरी। इसी को ही डिफरेंट वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं कि दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस लैग्रेंजियन फंक्शन इज ए मैक्सिमा और मिनिमा। उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीमम होगी। एक्सट्रीमम का मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ के अलोंग उसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। और ये जो अभी अभी हमने पैरामीटर कैलकुलेट किया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन इंटीग्रल कहते हैं। एक्शन इंटीग्रल या सिंपल एक्शन भी कहते हैं कि एक्चुअल पाथ फॉलोड के अलोंग एक्शन की क्या वैल्यू होती है। तो दिस लाइन इंटीग्रल आई सिंगल पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू हमने इंटीग्रेशन किया है, इसलिए हम इसको लाइन इंटीग्रेशन कह रहे हैं। तो दिस लाइन इंटीग्रल हैव एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, या तो वो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, किसके अलोंग, एक्चुअल पाथ फॉलोड के अलोंग। दो पॉइंट्स के बीच में आप बहुत सी तरह के पाथ ड्राइव बना सकते हैं, उन सभी पाथ में से या उन सभी नेबरिंग पाथ में से कोई एक ऐसा पाथ होगा जो आपका एक्चुअल में पाथ फॉलोड होगा आपके सिस्टम के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो उस पाथ के अलोंग, या फिर आप ये कह सकते हो कि पाथ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल की हेल्प से कि एक्चुअल पाथ फॉलोड क्या है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये जो लैग्रेंजियन फंक्शन लिया है, जो भी एक डिफरेंट पैरामीटर माना है, इस पैरामीटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस फंक्शन इज सिंपली डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। L इज इक्वल टू T माइनस V। जो भी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन होगा, अगर आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है और पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो आप उस सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन फंक्शन की वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हो, सिंपली बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन T एंड V। और साथ ही साथ ये जो हमारा फंक्शन होता है लैग्रेंजियन फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा, और उन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में वो आपके सिंपल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट, और टाइम कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो क्यू के डॉट और टी पर डिपेंड करता है आपका ये फंक्शन।
ठीक है। और अगर इस एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, आपकी एक्सट्रीमम है, तो अगर हम इसके अंदर कोई स्मॉल चेंज देखना चाहें, डेल्टा आई, स्मॉल चेंज का मतलब क्या है, डेल्टा आई, इसके अंदर कोई भी स्मॉल चेंज अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, दैट चेंज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो लाइन इंटीग्रेशन जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है, इस लाइन इंटीग्रेशन का अगर आप स्मॉल वेरिएशन देखो, ये जैसे इस इक्वेशन में लिखा हुआ है डेल्टा आई, दैट डेल्टा आई मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू अभी भी आपने बताई कि स्टेशनरी वैल्यू होगी, और उस स्टेशनरी वैल्यू में ये कंप्लीट चेंज आपका किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए एक्चुअल पाथ फॉलोड के अलोंग। ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपने क्यू के और क्यू के डॉट लिखा है, आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा आपका सिस्टम का, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर आपका लैग्रेंजियन फंक्शन डिपेंड कर रहा है। तो एफ यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है। और सिंपल मीनिंग क्या होगा इसका हैमिल्टन प्रिंसिपल का, दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश द एक्चुअल पाथ फ्रॉम नेबरिंग पाथ्स। आपके जो भी डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, उनमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हैमिल्टन प्रिंसिपल की हेल्प से कि एक्चुअल पाथ फॉलोड क्या होगा। तो एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू जिस भी पाथ के अलोंग एक्सट्रीमम होगी या स्टेशनरी होगी, वो आपकी क्या कहलाए, वही पाथ क्या कहलाएगा, आपका एक्चुअल पाथ फॉलोड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने माना हुआ है ये पॉइंट है P और ये Q है, और ये 1 जो है ये मान लेते हैं कि एक्चुअल पाथ है आपका P से Q तक जाने के लिए, और 2 और 3 आपके कोई भी नेबरिंग पाथ्स है। तो इसी के अलोंग आपने क्या करना है, अब इसका डेरिवेशन आपने करके दिखाना है। तो हमने क्या माना है, कोई हमारा सिस्टम है, जो भी सिस्टम है एन पार्टिकल का सिस्टम, वो होलोनोमिक है। होलोनोमिक मतलब जो भी कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर अप्लाई कर रखे हैं, उनको हम इक्वेशंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। कंजर्वेटिव सिस्टम है, आप सभी को पता है कि कंजर्वेटिव सिस्टम कौन से होते हैं, ठीक है, जिनके लिए हम एफ को माइनस डेल्टा वी की फॉर्म में लिख सके। और दूसरा वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पर डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो वैल्यूज होती हैं उन पर डिपेंड करे। ठीक है। फोर्सेस जो इन्वॉल्व हो वो कैसे फोर्सेस हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। ठीक। आपने दो कॉन्फ़िगरेशंस कंसीडर कर ली हैं आपके सिस्टम की, एक P है जो कि टाइम T1 पे है, और Q है जो कि टाइम T2 पे है। ठीक है। और बहुत से पॉसिबल पाथ्स में से कोई 3 पाथ हमने यहाँ पे बना दिए हैं। 1 एक्चुअल पाथ है आपका, और 2 और 3 दो नेबरिंग पाथ्स हैं, या फिर कोई भी पॉसिबल नेबरिंग पाथ्स हैं। अब ये प्रिंसिपल को डिराइव करने से पहले हम क्या मान के चलते हैं, दो आपकी अजम्पशंस यहाँ पे हम लेके चलेंगे, या फिर ये कह दीजिए कि ये जो दो कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिराइव हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहली जो कंडीशन है ये क्या कहती है, डेल्टा टी वर्चुअल चेंज इन टाइम, टाइम के अंदर जो हमारा चेंज है डेल्टा टी, दैट डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू 0 एट एंड पॉइंट्स। आखिरी के पॉइंट्स कौन से हैं आपके, P और Q दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो P और Q पे डेल्टा टी की वैल्यू चेंज इन टाइम पैरामीटर मस्ट बी इक्वल टू 0। इस चीज का मतलब क्या है कि एट टाइम T1 सिस्टम हमारा P पॉइंट पर ही होना चाहिए, या पार्टिकल हमारा P पर ही होना चाहिए, और एट टाइम T2 पार्टिकल मस्ट बी एट Q। ठीक है। वो ना तो उसके अंदर हम टाइम के अंदर किसी तरीके का वेरिएशन होना चाहिए उसमें, और ना ही आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट में किसी तरीके का कोई चेंज वहां पर होना चाहिए। तो डेल्टा टी भी 0 होना चाहिए एंड पॉइंट्स पर, और डेल्टा आर की जो वैल्यू है, डेल्टा आर एट टाइम T1 एंड एट टाइम T2, दैट ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू 0 एट एंड पॉइंट्स। ठीक है। इट सिंपली मीन्स कि जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स हैं स्पेस में, P and Q आर फिक्स्ड इन स्पेस। ठीक।
नाउ लेट अस कंसीडर जो भी हमारा सिस्टम है, दैट सिस्टम इज एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस, और उन फोर्सेस में से हमने कोई हमारा ith पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है, दैट फोर्स इज एफ आई, और सम ऑफ फोर्सेस को हम कैपिटल एफ से लिख रहे हैं, और एक्सेलरेशन जो होगी आपके ith पार्टिकल में जो कि डेवलप होगी, दैट विल बी इक्वल टू जो आपका आर आई पोजिशन कोऑर्डिनेट है, इस पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, आपके डबल डॉट्स लगा दिए, डी स्क्वायर आर आई बाई डी टी स्क्वायर. This is the acceleration produced in particle that is having mass mi. हम ith पार्टिकल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है. तो d अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या लिखते हैं आप इक्वेशन, एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू में डेल्टा आर आई मस्ट बी इक्वल टू 0. A system is said to be in dynamic equilibrium if this इक्वेशन सेटिस्फाइज. तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो डायनामिकल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है. तो हम इस इक्वेशन से शुरुआत करेंगे हमारी डेरिवेशन की. दिस पी आई डॉट कैन बी रिटन एज m इंटू वी, और यहाँ पे v को आपने क्या लिखा है, आर आई डबल डॉट. तो एफ आई माइनस एम आई आर आई डबल डॉट इंटू में डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसे आप dp बाई dt लिखोगे, फिर dp बाई dt में p की जगह पे m इंटू वी करोगे. ये जो नीचे आपका लिख के दिखाया हुआ है पी आई डॉट इज इक्वल टू dp बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू d बाई dt m इंटू v, mass into velocity. Velocity is r dot and we can write it as mi ri double dot. ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है. तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, अब ये आपकी जो चीजें ब्रैकेट में लिखी हुई हैं इनको हम ओपन कर लेंगे, तो आपकी दो टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे. फर्स्ट टर्म विल बी समेशन आई एफ आई डॉट डेल्टा आर आई माइनस एम आई आर आई डबल डॉट इंटू में डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम साइड में रख देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आपने ये जो सेकंड नंबर पे आपके पास जो वैल्यू है इसकी हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं या इसे रीअरेंज करते हैं. अब यहाँ पे मास को छोड़कर यहाँ पे क्या चीज है आपके पास, आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई. ठीक है, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है. तो आपको ये चीज याद रखनी है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी इंटू डेल्टा आर आई, आर आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई. इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट टर्म का तो इससे आर आई डबल डॉट आ जाएगा. तो आर आई डबल डॉट की टर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए ही आपने ये एक पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर किया है, आर आई डॉट इंटू में डेल्टा आर आई. इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये आपके दोनों टर्म्स हैं, ये a और ये हो गया आपका b x इंटू वाई की तरह से. तो आप पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, टी आर आई डॉट बाई डी टी, सेकेंड टर्म कॉन्स्टेंट, एंड देन फर्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर आई. ठीक है, फर्स्ट जो हमारी टर्म है ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आर आई डबल डॉट इंटू में डेल्टा आर आई, प्लस में आर आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर आई. ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर आई, इसको आपने क्या कर देना है, इसको भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे. लेकिन इससे पहले हम क्या कर देते हैं, इस टर्म में अभी किस चीज की कमी है, आपकी मास की कमी है. तो हमने क्या किया आपका, और मास आपका कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रखा है. तो थ्रू आउट हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी. तो हमारा जो राइट हैंड साइड है इसमें हमने क्या चीज रखी है, देखिए इस इक्वेशन में जो आप जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको तो एक तरफ कर लिया है, बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ हमने अरेंज कर लिया है. तो एम आई आर आई डबल डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू एम आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट इंटू में डेल्टा आर आई माइनस आर आई डॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर आई. इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसके बाद में ये जो लास्ट टर्म थी जिसके अंदर आपका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई, differentiation of delta ri. Let there be a small displacement delta ri along the actual and neighboring paths. So we can say that
ये जो डेल्टा आर आई आपने लिया है, आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है आर ith पार्टिकल का। तो आपकी जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, वो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई आपका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ के अलोंग उसका कोई पोजीशन वेक्टर है, और उसके साथ ही जो आपने दूसरा नेबरिंग कोई पाथ बनाए हैं, उन नेबरिंग पाथ्स के अलोंग भी कोई पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी, आपकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। वो मान लेते हैं कि वो आर आई डैश है। और स्मॉल चेंज, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, उन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर आई कैन बी रिटन एज आर आई डैश माइनस आर आई। यहाँ पे आर आई डैश आपका जो नेबरिंग पाथ है उसके अलोंग ith का पोजीशन वेक्टर है, और आर आई आपका जो एक्चुअल पाथ है उसके अलोंग ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो है। ठीक है, तो अब इस टर्म का हमने क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा आर आई दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स का हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर आई डैश माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर आई। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशंस या फिर डेरिवेटिव्स के बीच का डिफरेंस, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज स्मॉल चेंज इन डिफरेंशिएशन। तो जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में जो स्मॉल चेंज है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा डी आर आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो आपने ब्रैकेट में टर्म लिखी है डी बाई डी टी ऑफ आर आई, दैट कैन बी रिटन एज आर आई डॉट। ठीक, तो डी बाई डी टी डेल्टा आर आई, इस टर्म को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, डेल्टा आर आई डॉट से रिप्लेस कर दोगे। इसको ऐसे इसके साथ एक्सप्लेनेशन देकर ही आपने इसको कन्वर्ट करना है। आप सीधा जो आपका डेल है उसके अंदर डी बाई डी टी ऑफ आर आई नहीं करेंगे, आप ये इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसको आप रिप्लेस करेंगे डेल्टा आर आई डॉट से। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं अपनी जो हमारी लास्ट इक्वेशन है इसमें 2.35 में। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू, जो भी वैल्यूज है इनको लिख लेते हैं, एम आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई डॉट इंटू में डेल्टा आर आई माइनस आर आई डॉट, और इस टर्म में यहाँ पे आ गया डेल्टा आर आई डॉट। ठीक है, मास की दोनों वैल्यूज, मास को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मास इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा आर आई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा आर आई डॉट। ठीक, अब जो हमारी एक्चुअल टर्म थी उसमें समेशन भी था, तो हम इन दोनों के ऊपर क्या अप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड ही समेशन भी अप्लाई कर देते हैं। तो समेशन एम आई आर आई डबल डॉट इंटू डेल्टा आर आई, फर्स्ट टर्म में भी समेशन अप्लाई कर देंगे और सेकेंड टर्म में भी समेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो आपकी ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को जैसा हमने लिखा हुआ है ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, और जो हमारी सेकेंड टर्म है इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है और चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पे इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या हुआ हो, आर आई डॉट का स्क्वायर हो आपके पास, और उसमें आपने चेंज लिखना हो, डेल्टा की वैल्यू लिखनी हो, तो डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वायर है, इसे कैसे लिख सकते हो आप, 2 आर आई डॉट इंटू में डेल्टा आर आई डॉट, इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी की टर्म में किया है, 1/2 mv स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने किया था ना, वर्क डन निकालने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल वही सेम स्टेप है ये। तो आपको यहाँ पे जो टर्म है इसको किस में कन्वर्ट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करना है एक तरह से। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 डेल्टा आर आई डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में मास आपका कांस्टेंट होता है, तो मास को भी हम डेल्टा के अंदर लिख सकते हैं, अगर अंदर लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस टर्म में। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारी सेकेंड टर्म में डेल्टा बाहर ले लिया और अंदर क्या लिख दिया, 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो समेशन है ये भी आई के ऊपर लगा हुआ है, तो इस समेशन को भी हम अपनी ब्रैकेट की टर्म के साथ लिख सकते हैं, देन इट विल बिकम्स समेशन 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। और ये टर्म किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म हमारी क्या है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, ये तो होगी ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और समेशन लगा रखा है इसलिए ये हो गई आपके पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
अब जो आपकी लास्ट इक्वेशन थी जिसमें एक तरफ आपका फोर्स था और दूसरी तरफ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा आर आई था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या चीज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। तो वर्क डन बाई फोर्स एफ आई फॉर द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई, ठीक है। जहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन सॉल्व किया था वहां पे भी इस टर्म को हमने क्या लिखा था, वर्चुअल चेंज, सॉरी वर्चुअल वर्क डन लिखा था। तो दिस वर्चुअल वर्क डन, तो वर्चुअल वर्क डन हमने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू, लेट अस से ये टर्म क्या है हमारी डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। तो यहाँ तो हमने क्या चीज पुट कर दी आपकी डेल्टा डब्ल्यू पुट कर दिया, और दूसरा यहाँ पे क्या चीज पुट कर दी आपकी काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी। अब इसके बाद में आपकी जो इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, जो फोर्स वाली टर्म थी उसकी जगह तो हमने कर दिया डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जो आपका ये टर्म थी इसकी वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली है उसका फर्स्ट टर्म लिख लिया, और सेकंड टर्म में क्या आ गया आपके पास डेल्टा टी आ गया, ठीक है। अब इस डेल्टा टी को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए, डेल डब्ल्यू माइनस डेल वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई आर आई डॉट इंटू में डेल्टा आर आई। नाउ इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, आपका इंटीग्रेट कर देते हैं T1 से T2 के बीच में, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ क्या आ जाएगा, T1 से T2 डेल्टा डब्ल्यू प्लस में डेल्टा टी इंटू डी टी, और राइट हैंड साइड में T1 से T2 समेशन आई डी बाई डी टी ऑफ समथिंग, ये ब्रैकेट में कोई टर्म है और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने dt लगा दिया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी आपकी, और जो भी इसकी लिमिट्स हैं वो लिमिट्स आप क्या कर दोगे यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा आर आई T1 से T2। अब आपने एक एजम्पशन मानी थी कि डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो T1 और T2 पे क्या है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आपका वेरिएशन किसमें आ रहा है, डेल्टा आर में ही वेरिएशन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा आर आई एट T2 माइनस डेल्टा आर आई एट T1, और वो दोनों वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग टू T1 एंड T2 एट एंड पॉइंट्स। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपकी ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन बिकम्स T1 से T2 डेल्टा W प्लस डेल्टा T dt इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपके पास, T माइनस वी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपकी दूसरी टर्म आनी चाहिए थी। तो वर्क डन जो है इसको आप पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जो सिस्टम था वो कैसा माना था हमने, कंजर्वेटिव सिस्टम माना था, एंड फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम dw कैन बी रिटन एज माइनस dv, जो आप पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखिए आपको बताई हुई है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज, क्योंकि फोर्स कैसे लिखा जा सकता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको हम सॉल्व करते हैं फिर टेलर थ्योरम की हेल्प से, ये क्या आ जाता है हमारा, कंप्लीट चेंज इन v के बराबर आ जाता है। तो डेल्टा w कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा v। तो आप इस इक्वेशन में क्या चीज पुट कर दोगे, माइनस डेल्टा v पुट कर दोगे। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनको क्लब करके भी लिख सकते हैं हम एक साथ। तो डेल हमने बाहर ले लिया और अंदर क्या आ जाएगा, t माइनस v, एंड व्हाट वाज t माइनस v, t माइनस v हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन होता है, तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, l पुट कर देंगे, कैपिटल L। तो डेल्टा T1 से T2 लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन चेंज इन एक्शन इंटीग्रल कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब क्या है कि जो आपने जिस चीज का आपने इंटीग्रेशन लिखा है दैट इज इक्वल टू एक्सट्रीमम, स्टेशनरी और एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब है इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ है, दैट प्रिंसिपल इज आल्सो रेफर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमें हैमिल्टन प्रिंसिपल ही सॉल्व करना है, ठीक है। And why it is called principle of least action? This is because out of all possible paths by which the system could travel from T1 to T2, जो भी neighboring paths थे, जो कि possible paths थे, उन सभी paths में से this principle chooses that path for which the action is minimum,
जो हमारा एक्शन इंटीग्रल था कैपिटल आई या लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या है हमारी, जिस पाथ के अलोंग उसकी वैल्यू मिनिमम होती है वो पाथ ये प्रेफर करता है, ये प्रिंसिपल। इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यान से करना है, डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन प्रिंसिपल। और इसके बाद में एक आपका बिल्कुल सिमिलर इसी के जैसा टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू dp by dt। तो जो आप डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल में लिखते हैं इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है अगर आप सिंगल पार्टिकल के लिए लिखें, F इज इक्वल टू dp by dt, और dp by dt को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो आपकी इक्वेशन जैसे आपने ये पूरे सिस्टम के लिए लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सिंगल पार्टिकल के लिए हो जाएगी। तो वो वाला डेरिवेशन भी आपने इसके साथ साथ ही करके देखना है, और वो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये आर्टिकल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था, दैट्स वाई इसकी मैंने आपको इसके नोट्स भी शेयर किए थे, और ये जो बुक का पीडीएफ है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप दोनों में से किसी से भी इसको कर सकते हो। ओके, थैंक यू।